हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस लॉ। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। ये सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे ये लिए गए हैं। और ये आपके लॉ के पेपर के अंदर दे आर वेरी बेनिफिशियल टू बीबीए क्लास एंड बीकॉम क्लास। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो बिजनेस लॉ और अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन जिसको वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। Meaning of attempted performance: invitation to offer, novation, injunction, specific performance, restitution, nominal damages, exemplary damages, anticipatory breach, and doctrine of supervening impossibility. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का जो मतलब होता है कि देखो, वैसे तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके अंदर जो दोनों पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव जो है ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी होती है। और जब एक पार्टी जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी है, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की ऑफर देती है तो इसको हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। इसको हम टेंडर भी कह सकते हैं और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि जो प्रॉमिसर है वो अपनी ऑब्लिगेशन प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम पे परफॉर्म करने की ऑफर देता है, बट प्रॉमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है टेंडर करता है, और यहाँ पे देखो अगर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी जो मेंशन थी उसके मुताबिक ऑफर करने की कोशिश की है तो ये टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो जाता है। तो जो प्रॉमिसर है उसको दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। और वो प्रॉमिसर को स्यू कर सकता है कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। और उसी तरह अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस टू पे समथिंग, यहाँ पे पहली ऑप्शन थी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो प्रॉमिसी है इज लायबल फॉर डैमेजेस टू द प्रॉमिसर। तो यहाँ पे क्या करता है कि जैसे प्रॉमिसर है वो पेमेंट देने की कोशिश करता है, तो प्रॉमिसर विल नॉट बी लायबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ए वैलिड टेंडर। तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर उसने पैसे देने हैं तो उस लाइबिलिटी से वो मुक्त हो गया। यहाँ पे जो प्रॉमिसर है विल नॉट बी लायबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर, आगे से जो इंटरेस्ट है वो बंद हो जाएगा। जिस दिन उसने वैलिडली अपनी परफॉर्म करने की चेष्टा की है तो उस दिन से उसको टैक्स जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। जैसे सोहम ऑफर टू डिलीवर द व्हीकल टू सपना ऑन द स्पेसिफाइड डेट, पर स्पेसिफाइड डेट पे सपना जो है उसको रिफ्यूज कर देती है और पेमेंट भी नहीं करती। अब सोहम ने अपना परफॉर्मेंस जो है टेंडर किया है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस के सपना ने रिफ्यूज कर दिया है, उसने डिलीवरी नहीं ली, तो अब उसने अपनी पेमेंट भी नहीं दी। तो सोहम जो है उसको दोबारा से इसको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो सोहम जो है सपना को स्यू कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफर और इनविटेशन, देखो ऑफर के अंदर क्या होता है कि वहां पे लीगल इंटेंशन होती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट जो इनविटेशन टू ऑफर है ये अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर, कि आप हमें ऑफर दो, ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है और जो एग्रीमेंट के दौरान नेगोशिएशन चल रही होती है तो वो होती है। और इनविटेशन टू ऑफर जो है वो डेफिनेट ऑफर से पहले होता है। तो इनविटेशन टू ऑफर जो है वो एक एक्ट है जो ऑफर से पहले है। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होता है, या किसी के साथ भी जो है नेगोशिएट करने की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये जो इनविटेशंस होती हैं वो ऑफर नहीं होती और ये प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस नहीं बन पाती।
Section 2A of the Act says an offer is final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer the other party should accept. तो यहाँ पे लीगल इंटेंशन होती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे ऑफर दी जाती है ताकि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। बट इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे पार्टी जो है अपनी फाइनल विलिंगनेस जो है उसको एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो प्रपोज करती है जिसके बेसिस पे द पार्टीज रेडी टू नेगोशिएट। तो ये ऑफर नहीं होता, दूसरी पार्टी को ऑफर इन टर्म्स के ऊपर जो है एक इनविटेशन होता है। If a person who makes this statement has the intention to bound by as soon as the other accept, देखो जब ऑफर दी जाती है तो वहां पे पार्टी की इंटेंशन होती है, जैसे वो ऑफर देता है दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। पर यहाँ पे उसकी फाइनल विलिंगनेस नहीं होती, बल्कि वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो बताता है जिसके बेसिस पे इज रेडी टू नेगोशिएट। तो यहाँ पे वो ऑफर नहीं देता। ऑफर कैनॉट बी एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, बिकॉज जो ऑफर है वो इन्विटेशन टू ऑफर से पहले एक्ट नहीं है, बल्कि इन्विटेशन टू ऑफर जो है दैट इज ऑफर से पहले का एक्ट है। उसी तरह देखो जैसे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन के जैसे न्यूज़पेपर में आ जाता है ऑक्शन सेल लगेगी और वहां पे नहीं होती तो आप स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है। आप मॉल में जाते हो वहां पे चीजें डिस्प्ले की जाती है तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है जब प्राइस टैग उनके साथ लगा होता है। और उसी तरह एडवर्टीजमेंट आती है कि फलानी डेट को सेल लगेगी तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो कई बार जब हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है वो भी ऑफर नहीं होती, जैसे कैटलॉग होते हैं गुड्स फॉर सेल तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इसी तरह जैसे एक प्रॉस्पेक्टस लोगों को इन्वाइट करता है कि शेयर परचेज करो तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जो एडवर्टीजमेंट टेंडर मंगवाने के लिए दी जाती है तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होती है। नवेशन का मतलब होता है नयापन। यहाँ पे होता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट के अंदर ये आता है जहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देता है। वेयर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, द कॉन्ट्रैक्ट सो रिप्लेस्ड इज नोन एज डिस्चार्ज बाय द नवेशन। नवेशन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। नवेशन दो वे से अकर हो सकती है कि जैसे पुरानी पार्टीज की जगह पे न्यू पार्टीज आ जाती है और यहाँ पे पार्टी सेम रहती हैं और यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इसके अंदर शर्त ये होती है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड होगा। जैसे ए ने बी के पैसे देने हैं और ए और बी सी के बीच में एग्री होता है कि बी जो है अब ए के बजाय सी को अपना डेटर मानेगा, तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है बी और सी के बीच में है। ओल्ड डेट जो है खत्म हो गया, न्यू डेट जो है सी और बी के बीच में है। निवेशन के अंदर क्या है कि जो भी हमने उसके अंदर न्यूनेस लाते हैं तो ये ऑल पार्टीज के कंसेंट के साथ होनी चाहिए और नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है डेट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट जो नए कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आता है तो वो मेच्योरिटी से पहले होना चाहिए। एग्रीमेंट टू सब्स्टिट्यूट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। इंजेक्शन का मतलब होता है देखो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है। यहाँ पे कई बार एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है होता है, एग्रीव पार्टी जो है कोर्ट के अंदर स्यू कर सकती है इंजेक्शन के लिए। ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होते हैं ताकि जो दूसरी पार्टी है वो कोई गलत काम ना करे, एज पर उसको रोकने के लिए होता है। Injection are usually granted to enforce negative stipulation in case where damages are not adequate relief। जहाँ पे damages sufficient relief नहीं होते वहाँ पे इंजेक्शन जो है ऑर्डर किए जाते हैं, कोर्ट के अंदर जो है स्यू किया जाता है। और वहाँ पे जैसे मान लो एक एक्ट्रेस है, उसने प्रोडक्शन हाउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो 2 साल तक उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेगी, तो वो कहीं और काम नहीं कर सकती। अगर वो कहीं और काम करती है तो जो पहला प्रोडक्शन हाउस है वो स्यू कर सकता है और वहां से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाके उसको मना कर सकता है। और उसी तरह ये एक प्रिवेंटिव रिलीफ है। और उसी तरह अगर इसको कंप्लाई नहीं किया जाता तो ये कोर्ट का अपमान समझा जाता है। इसको कंप्लाई करना जरूरी होता है और ये सुटेबल है एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर। ये 2 तरह का होता है, प्रोहिबिटरी और इट मे बी मैंडेटरी। देखो जो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो ब्रीच है उसको रोकने के लिए होता है। मैंडेटरी इंजेक्शन जो है जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है कि देखो कई बार कोर्ट जो है डिफेंडेंट को डायरेक्शन देती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एज पर टर्म्स परफॉर्म किया जाए, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है
वहां पे उसी के मुताबिक इसको परफॉर्म किया जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी दिया जाता है अगर इनोसेंट पार्टी का परफॉर्मेंस के अंदर जो है स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है और उसको डैमेजेस या कंपनसेशन देके कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं होती। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो रेमेडी होती है डिस्क्रिशनरी होती है और कोर्ट कई बहुत रेयर केसेस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देती है, जहां पे ये उन सिचुएशन के अंदर है जहां पे मॉनिटरी कंपनसेशन जो होता है एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती, और जिस वहां पे कोई स्टैंडर्ड भी नहीं होता है जिसके बेसिस पे हम एक्चुअल डैमेज को मेयर कर सकें। बट कुछ केसेस के अंदर ये नहीं दी जाती जहां पे मॉनिटरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, जहां पे वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर है और कॉन्ट्रैक्ट जो है पर्सनल नेचर का है, और कोर्ट जो है उसकी जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिटर्न ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी अंडर ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अगर एक पार्टी ने बेनिफिट लिया है तो वो उसको वापस देना पड़ेगा। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड तो दोनों में से किसी ने भी इसको परफॉर्म नहीं करना होता है। देखो ये जो है रेस्टिट्यूशन वहां पे पॉसिबल है जहां एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड के बाद में जाके वॉइड होते हैं, बट अगर वो शुरू से ही वॉइड होते हैं तो वहां पे जो है रेस्टिट्यूशन की रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 65 says when agreement is discovered to be void, then it becomes void. Any person who receives any benefit under such agreement or contract is bound to restore it to make compensation for the person from whom he received। कि देखो जो एग्रीमेंट बाद में जाके वॉइड होता है तो वहां पे उसको देना पड़ेगा। Nominal damages are awarded when the injured party has sustained damages of a short but not of substantial nature, कि जब उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, शॉर्ट नेचर का डैमेजेस होता है, जहां पे ब्रीच जो होती है टेक्निकल होती है और इंजर्ड पार्टी जो है उसने उसकी इंटेंशन नहीं होती उस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, या इंजर्ड पार्टी को कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ या वो फेल मतलब वो प्रूव नहीं कर पाता, चाहे डैमेजेस हुए हैं बट ये इतने मतलब where though damages has been caused, it may be due to the fault of the injured party than of the defendant party। तो कोई नॉमिनल डैमेजेस जैसे मान लो आपने जो है स्कूटर के लिए अप्लाई किया हुआ है और बाद में स्कूटर लेने से आप मना कर देते हो, लेकिन स्कूटर कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि स्कूटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, वो सेल हो जाता है, तो वहाँ पे वो नॉमिनल जो डैमेजेस है वो क्लेम कर सकती है। एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है कि देखो एक होता है कि जब स्पेसिफिक जो मैच्योरिटी डेट है उस दिन आपको पता चलता है कि पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगी, वो होती है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है कि परफॉर्मेंस से पहले ही वो आपको इन्फॉर्म कर देती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ए रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसर टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो ये जितना मैच्योरिटी डेट फिक्स किया है उससे पहले की ब्रीच है जो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है दैट इज द प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रादर देन ए फेलियर टू परफॉर्म। जब एक पार्टी जो है मना कर देती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करेगी या कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर देती है, तो इसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। सेक्शन 39 कहता है कि वेयर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट से पहले अगर वो मना करती है तो जो प्रॉमिसी है उसके पास ये ऑप्शन है, या तो जिस दिन उसको इन्फॉर्म किया गया है उसी दिन मान ले कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और उस दिन के हिसाब से अपने डैमेजेस क्लेम करे। To treat the whole contract as broken and to claim damages against the other party although time for the performance of the contract has not yet arrived। और इस ये भी हो सकता है कि मेच्योरिटी डेट तक वो वेट करे और उसको माने कि ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है लाइव है, वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे दूसरी पार्टी को वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए। अगर मेच्योरिटी डेट तक भी वो परफॉर्म नहीं करता तो मेच्योरिटी डेट के हिसाब से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जिसको हम डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस भी कहते हैं, तो एग्रीमेंट जो इटसेल्फ इम्पॉसिबल होते हैं वो वॉइड होते हैं क्योंकि लॉ फोर्स नहीं करता, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकती। देखो कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का पता होता है कि जैसे कोई कहे कि मैं डेड बॉडी के अंदर जान डाल दूंगा या मैंगो का ट्री में 1 घंटे में ग्रो कर दूंगा, तो ये हमें पता है कि इम्पॉसिबल है, तो ये इनिशियली ही वॉइड होते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के, जो पहले तो वैलिड होते हैं लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो ये जो है इम्पॉसिबल हो जाती हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी पॉसिबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, बिकॉज ऑफ द सम इवेंट द परफॉर्मेंस मे सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। कि कोई एक्ट ऐसा हो गया, इवेंट ऐसा हो गया जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल हो जाता है, या लॉ के अंदर चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से इसको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक्ट इम्पॉसिबल हो गया है और इम्पॉसिबिलिटी उन इवेंट्स की वजह से है जिसका प्रोमिसर का कोई कंट्रोल नहीं है, और इम्पॉसिबिलिटी जो है प्रोमिसर के द्वारा इंड्यूस नहीं है। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी लगाई जाती है कि जैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, डेथ हो जाती है, या पर्सनल इनकेपेसिटेट हो जाता है, या लॉ के अंदर चेंजेस हो जाती हैं, या नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, या वॉर लग जाती है। तो ये रीजन है जहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता।